हेलो नमस्कार, मैं मुकेश और हाजिर हूं एक नई सच्ची घटना के साथ जिसका जिक्र शायद आज हर गली मोहल्ले, हर टीवी चैनल, हर अखबार पर चल रहा है, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था। वहां पर एक व्यक्ति बहुत ही तेजी से सुर्खियों में, साल 1984 की बात है, एक व्यक्ति बहुत ही तेजी से सुर्खियों में आ रहा था जिसका नाम था चांद बाबा। ये वही चांद बाबा था जो 1984 के समय में एक आतंक का अड्डा पूरे प्रयागराज को बना चुका था। उसकी गैंग में सिर्फ लूटपाट, हत्या, डकैती और जमीन कब्जाना, इन्हीं सब चीजों का धंधा चलता था। उसी में उसकी गैंग में एक व्यक्ति था अतीक अहमद। वो वही व्यक्ति है जो आजकल सुर्खियों में बहुत तेजी से छाया हुआ है। अतीक अहमद उसकी गैंग में 17 साल की उम्र में उसकी गैंग को ज्वाइन करता है, जिसने 17 साल की उम्र में पहली हत्या की और अपना नाम कमाया। अतीक अहमद और चांद बाबा पहले साथ मिलकर काम करते थे, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। तो वर्चस्व की लड़ाई शुरू होती है। अतीक अहमद अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहता है और चांद बाबा अपने। देखते ही देखते अतीक अहमद चांद बाबा को मार देता है, क्योंकि दोनों विधायक बनना चाहते हैं और दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ना चाहते थे। चांद बाबा मारा जाता है। अब अतीक अहमद अपना वर्चस्व बढ़ाता है पूरे प्रयागराज में। उसका भी काम यही होता है, जमीन कब्जाना, हड़पना, लोगों को धमकी देना, फिरौती मांगना, वही सब धंधा। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इन सब के बाद अतीक अहमद राजनीति में एंटर करता है और राजनीति में वो विधायक बनता है। विधायक तो बन जाता है, लेकिन विधायक बनने के बाद भी उसका यह कारनामा शुरू रहता है। जितने भी उसके गलत काम थे वो शुरू रहते हैं और देखते ही देखते पार्टियां बदलती हैं। कभी निर्दलीय, तो कभी सपा, कभी बसपा, कई सारी पार्टियों से भाजपा विधायक बनता है और लास्ट में सांसद भी बनता है। पश्चिम की सीट से, जिस सीट से वो विधायक बनता है, वो सोचता है कि इस सीट को हमें अपने कब्जे में रखना चाहिए, क्योंकि वो अपने इस सीट को अपने बाप की बपौती समझना चाहता है और यही वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देता है। उसकी जिंदगी में यहां पर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जिस तरीके से चांद बाबा के लिए अतीक अहमद काम करता था उसका गुर्गा बनके, उसी तरीके से कभी राजू पाल भी अतीक अहमद के लिए काम करता था। लेकिन कुछ बातों को लेकर अतीक अहमद और राजू पाल में मनमुटाव होता है। दोनों अलग होते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से अपने काम करने शुरू कर देते हैं। अतीक अहमद तो विधायक बन जाता है, लेकिन राजू पाल भी विधायक बनना चाहता है, वो भी राजनीति में एंटर करना चाहता है। एक समय आता है जब अतीक अहमद का भाई और राजू पाल बसपा की टिकट से उस पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल यहां पर राजू पाल चुनाव जीत जाता है और यही बात अतीक अहमद को हजम नहीं होती। उसे लगता है कि हमारा वर्चस्व खत्म हो रहा है, हमारे वर्चस्व को चुनौती दी गई है। तो वो क्या करता है, राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या करवा देता है और ये हत्या उसे बीच चौराहे पर दौड़ाकर 19 गोलियां 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े उसकी हत्या करवा देता है और यहीं से उसका खौफ और भी बढ़ जाता है। लेकिन शायद उसने सबसे बड़ी जिंदगी की अपनी भूल यही कर दी। उस समय सपा की सरकार थी। फिलहाल अतीक अहमद को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, उसके खिलाफ FIR लिखी गई, लेकिन वो जेल नहीं गया। सब कुछ रफा दफा कर दिया गया। नॉर्मल तरीके से सब कुछ चल ही रहा था कि सरकार बदल जाती है। अब यूपी की सियासत में बसपा की सरकार आती है और यहीं से अतीक अहमद का खेल उल्टा होता है। पहले तो अतीक अहमद भागता है बचने के लिए, लेकिन किसी तरह से वो पकड़ा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। अतीक अहमद का खेल ऐसे ही चलता रहा, सरकारें बदलती रही, उसका काम जेल के अंदर से भी वैसे ही चलता रहा जैसे कि वो बाहर से उसका काम चलता था। शायद यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस की विफलता रही है, सरकार की विफलता रही है। शायद सही समय पर अतीक को एक सही ठिकाने पर लगा दिया जाता या उसके ऊपर अंकुश लगा दिया जाता तो शायद आज अतीक बाहुबली अतीक अहमद नहीं बनता। अतीक अहमद के खिलाफ कई सारे मुकदमे हैं जो आजकल जो लिखित में है, 101 मुकदमे उसके खिलाफ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जो थानों तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि उसके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता था, सब उससे डरते थे। लेकिन जो अभी तक लिखित में है वो 101 मुकदमे उसके ऊपर लिखित में दर्ज किए गए हैं। फिलहाल अतीक अहमद नैनी जेल में बंद होता है, उसके बाद देवरिया और फिर उसे साबरमती जेल भेजा जाता है। लेकिन साबरमती जेल जाने से पहले उसे देवरिया जेल में जब वो रहता है
तो वहां जेल के अंदर बैठकर वो ऐसा कांड करता है जिसे देखकर पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत देश में लोगों की भी रूह कांप जाती है कि जिस जेल में एक पंछी यानी एक पर भी परिंदा नहीं मार सकता, उस जेल में बैठकर वो एक बिजनेसमैन को किडनैप करवाता है, जेल के अंदर लेकर आते हैं उसके गुर्गे, उसे वहां मारा पीटा जाता है, फिर उसकी 40 करोड़ की संपत्ति और उसकी एसयूवी गाड़ी अपने नाम कर लेता है। लेकिन शायद उसकी किस्मत ही यहां खराब थी, क्योंकि इस कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन के ऊपर सवाल उठने खड़े हो जाते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, पुलिस वाले के कान खड़े होते हैं, सरकार इस पर एक्शन लेती है क्योंकि सरकार इस समय भाजपा की थी। फिर इसका ट्रांसफर जो है देवरिया जेल से साबरमती जेल कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद ये इस पर विचार चल ही रहा होता है, पुलिस प्रशासन इस पर सारे सबूत इकट्ठा कर ही रही होती है कि उसी बीच उमेश पाल की हत्या हो जाती है और इस हत्या में भी अतीक अहमद के गैंग और उसके बेटे का नाम आता है, क्योंकि एक 54 सेकंड का वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल होता है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे पुलिस महकमे में किरकिरी होने लगती है। भाजपा सरकार यानी योगी सरकार को पूरा विपक्ष घेरने लगता है क्योंकि सरकार की नाकामी थी। जेल में बैठा हुआ एक व्यक्ति, जेल में बैठा हुआ एक हत्यारा, जेल में बैठा हुआ एक इतना बड़ा माफिया पूरे यूपी को चला रहा होता है, क्योंकि अतीक अहमद, क्योंकि उमेश पाल ही राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था और इस उमेश पाल के हत्याकांड में कई सारे ऐसे असलहे, कई सारे ऐसे राइफल का यूज किया गया था जो शायद पाकिस्तान और लश्कर ताइबा से उसका कनेक्शन बताया जाता है। इसी बीच अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है, जिसका वीडियो 54 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होता है, जिसमें सरकार की और पूरे पुलिस प्रशासन की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो जाती है। इसमें विपक्ष सरकार को घेरने लगता है कि ये यूपी के कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई, क्योंकि उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या की जाती है अतीक अहमद के गुर्गों के द्वारा। बम फेंके जाते हैं, जैसे पिक्चर में सीन नहीं होता उसी टाइप का पूरा सीन क्रिएट हो जाता है। फिलहाल पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आता है, धरपकड़ शुरू होती है, जो भी शूटर उसमें मौजूद होते हैं उनकी धरपकड़ करने के लिए पूरी टीम गठित होती है। हालांकि पकड़ने के बजाय एनकाउंटर का खेल शुरू होता है और इसी एनकाउंटर में अतीक अहमद के कई गुर्गों के साथ ही उसका बेटा असद भी मारा जाता है। इस बीच अतीक अहमद जो कि साबरमती के जेल में बंद होता है और अशरफ जो कि बरेली के जेल में बंद होता है, उन्हें पूछताछ के लिए प्रयागराज लाया जाता है। पूछताछ चली रही होती है कि उसकी पूछताछ में कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जिसकी फिराक के लिए पुलिस उन्हें उनके ठिकानों पर जाती है, लेकिन उसी बीच अतीक अहमद की थोड़ा सा तबीयत खराब होती है। उसको लगता है कि हमारी तबीयत में कुछ गड़बड़ी है, तो पुलिस प्रशासन उसे अस्पताल लेकर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो शायद ये पुलिस के ऊपर सवाल उठ जाएंगे। लेकिन उसी बीच क्या होता है, जैसे ही पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंचती है कि वहां पर 3 लड़के रिपोर्टर बनकर आते हैं और अतीक अहमद के ऊपर फायर कर देते हैं। फायर 18 राउंड का होता है, जिसमें से ये फायर किया गया है 15 अप्रैल की घटना होती है। 10:35 पर ये 3 लड़के 18 राउंड की फायरिंग करते हैं, जिसमें से 5 गोली अशरफ को लगती है और 8 गोली अतीक को, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होता है और ये कांड जो है इस समाज के कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और कुछ लोगों को नापसंद और ये कांड जो है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल भी उठाना शुरू कर देते हैं। विपक्ष में आपको बता दें कि अखिलेश यादव, मायावती, ओवैसी और साथ ही साथ समाज के बहुत सारे लोग पुलिस के इस कारनामे पर, या कहें कि ये जो हत्या हुई है इस पर पुलिस की संलिप्तता भी बताते हैं। तो जो बहुत सारे लोग पुलिस की इस कार्य प्रणाली पर सवाल भी उठाते हैं। एक अतीक अहमद को 3 लड़कों ने मारा, एक अतीक अहमद तो खत्म हुआ, लेकिन 3 अतीक अहमद और पैदा हो गए। शायद ये सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं कि इस पे जो इन लड़कों के ऊपर जो धाराएं लगी है, जो धूमनगंज पुलिस ने FIR में दर्ज की है, तो इनमें जो धाराएं, शाहगंज थाना है प्रयागराज में, इसमें 302, 307,
3, 7, 25 और 27 इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें धूमनगंज के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार मौर्य ने दर्ज कराया है। और इस एफआईआर में दर्ज 3 लड़कों के नाम, जिनका नाम है लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य। सबसे बड़ी बात है, इनका जो बैकग्राउंड है, घर का जो बैकग्राउंड है, बहुत ही गरीब फैमिली से है। और जो पुलिस की पूछताछ में जो इन लोगों ने बताया है, जो एफआईआर में बताया गया है कि ये तीनों लड़के, जो एफआईआर में लिखा गया है, तीनों लड़के इनका कहना है कि बहुत बड़ा अपराधी बनना चाहते थे। अतीक अहमद जैसा अपराधी बनना चाहते थे, लॉरेंस बिश्नोई जैसा अपराधी बनना चाहते थे, जो अपनी हुकूमत चलाते हैं। लेकिन इनके बैकग्राउंड को, और अगर पुलिस की जो मीडिया ने इनके घर पर जाकर पूछताछ की है, जो उस पर सर्च किया, उसको देखकर ये नहीं लगता है कि ऐसा कुछ इनका विचार रहा होगा। इस पे भी सवाल उठते हैं। लोगों का कहना है, जो वहाँ के मौजूदा लोग हैं, उनका कहना है कि ये तीनों लड़के पुलिस की गाड़ी से बैठ कर आए हैं। तो शायद हो सकता है कि कई बार ये होता है कि पुलिस और जो मीडिया होती है उनका मतलब एक दोस्ती का होता है, तो पुलिस और मीडिया में बातचीत भी होती है। लेकिन अगर पुलिस वालों की गाड़ी में ये बैठ कर आए हैं तो ये भी एक जांच का विषय बनता है। बाकी पुलिस की एफआईआर में दर्ज बताया गया है कि तीनों लड़के एक पल्सर गाड़ी से आए थे, जिनके हाथ में कैमरा था, डमी कैमरा था, और रिपोर्टर बन के आए थे। और जो कि अतीक अहमद और उसके भाई असद का एनकाउंटर कर देते हैं। अब अतीक अहमद और असद ने जो पूछताछ में खुलासा किया है, वो सबसे बड़ा खुलासा किया है कि इनका ISI से भी कनेक्शन रहा है, पंजाब कनेक्शन सामने आया है, और कई तरह के हथियार, अतीक अहमद जो कई सारे हथियार यूज करता था, वो पाकिस्तान से मंगाता था। किस तरीके से मंगाया था? ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से पंजाब में गिरते थे, फिर उसके जो हथियार सप्लायर थे, बहुत सारे जो उनके गुर्गे थे, कनेक्शन थे, वो इन लोगों को प्रोवाइड करते थे। अतीक अहमद उसको पैसा देता था। इसका कनेक्शन लश्कर तैयबा से भी बताया जाता है। तो अतीक अहमद की हत्या में कई सारे सुराग हैं, क्योंकि ये भी एक सवाल उठता है कि इसने कई सारे नामों का खुलासा भी ये करने वाला था कि 14 से 15 नाम है। क्योंकि जब मीडिया वाले अशरफ से बात कर रहे थे, उसने जिक्र भी किया था कि मुझे 15 दिन के अंदर मार दिया जाएगा, लेकिन अगर मुझे मारा जाता है तो एक बंद लिफाफा हम सुप्रीम कोर्ट को भेज देंगे, जिसमें वो लिखा होगा कि एक बड़े अफसर ने जिसे मुझे धमकी दी है कि 10 से 15 दिन के अंदर तुम्हें किसी तरीके से बाहर ले जाया जाएगा और तुमको मार दिया जाएगा। तो अशरफ ने यह भी मीडिया के सामने कहा था कि बंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट के भेजेंगे, जिसमें से वो नाम होंगे जो हमें मारने की साजिश बना रहे थे। तो शायद इस पर आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब मोहित जायसवाल का अपहरण करता है अतीक अहमद, जो कि देवरिया जेल में बंद होता है, उसके बाद उसका ट्रांसफर कर देते हैं साबरमती में 2019, तब सोचे कि पुलिस वाले और ईडी और सीबीआई या इंटेलिजेंस किसी को भनक तक नहीं होती। मतलब एक इतना बड़ा माफिया जेल में बैठे हुए पूरी चीज को ऑपरेट करता है, और हमारे देश की, हमारे यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस को, ईडी को, सीबीआई को, या जितनी भी इंटेलिजेंस की टीम होती है, किसी को भनक तक नहीं होती। जेल में जहां एक परिंदा नहीं जा सकता है, वहां एक आदमी को किडनैप करके अंदर ले जाते हैं, मारते हैं, हर तरह के मोबाइल उसके पास पाए जाते हैं, हथियार तक अंदर मौजूद होते हैं, हर तरह की सुविधाएं उसको मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों की भी संलिप्तता इसमें नजर आती है। पुलिस प्रशासन का भी, जेल प्रशासन जो वहां पर प्रोवाइड करवाता था, उसकी भी संलिप्तता नजर आती है। अतीक के कई सारे कारनामे वैसे भी हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो कहीं ना कहीं उसका अंत भी होता है। तो शायद अतीक अहमद के पाप का घड़ा भर चुका था और उसका अंत नज़दीक था। जो सबसे पहला सवाल उठता है वो उन 14 नामों पर, जो शायद कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन बताया जाता है कि ISI से, और जो पाकिस्तान कनेक्शन बताया जा रहा है या पंजाब कनेक्शन बताया जा रहा है, उन तमाम जो व्यापारी, बड़े बड़े असलहा व्यापारी हैं, जो तमाम आतंकवादी संगठन से इनका कनेक्शन बताया जा रहा है। शायद पहला सवाल उन पर उठता है। दूसरा सवाल जो उठता है वो गुड्डू मुस्लिम पर उठता है, क्योंकि वो भी इनका सबसे बड़ा खास गुर्गा था, और शायद कहीं ना कहीं इसका भी उनसे कनेक्शन बन रहा है। और तीसरा सवाल उठता है पुलिस प्रशासन पर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नाकामी देखी जा सकती है, क्योंकि जब उसके ऊपर गोलीकांड हो रहा था तो सारे पुलिस वाले कहाँ थे, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस वाले वहाँ से भाग गए थे। और चौथा सवाल जो उठता है वो सरकार पर उठता है, क्योंकि जब अखिलेश यादव ने विधानसभा में सरकार से कहा था कि सरकार की नाकामी है, तो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से कहा था कि इन गुंडे माफियाओं को सरपरस्ती देने वाली सपा सरकार है।
तो शायद कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि इन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो शायद इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। बाकी कई सारे सवाल हैं जिनकी गुत्थी सुलझना अभी बाकी है। बाकी सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग आज इस कांड को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है जो इस तरह के हत्यारों को बीच चौराहे पे मार दिया गया है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि अगर इस तरह से अगर न्याय दिया जाएगा तो फिर इन न्यायालयों का क्या काम है, वकीलों का क्या काम है, सारे बंद कर देने चाहिए। और अगर यही कांड कल के दूसरे के साथ होगा, जो 3 हत्यारे फिर से तैयार हो गए हैं और यही कांड दूसरे के साथ होगा, तो क्या यह भी सही होगा? आप सब लोग सोच के अपनी कमेंट राय इसमें ज़रूर दीजिएगा और सोचिएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि यह सही हुआ है या गलत हुआ है। अपनी कमेंट और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वाला।